पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी यादों को हर वो शख्स अब उकेर रहा है, सामने ला रहा है जो उनके साथ में जुड़े रहे हैं। हमारे साथ मनमोहन सिंह सरकार के समय में जो मंत्रिपरिषद था उसके सदस्य और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विलास मुक्तेमवार सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज सब कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके कामों को याद कर रहा है। आपसे जुड़ी हुई उनकी यादें किस तरीके से हैं? क्या है कि 1991 में जब वो अर्थ मंत्री हो गए, ऐसी घोषणा डॉक्टर नरसिंह राव जी ने की, तो वो मेरे साथ सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था, सरप्राइज़ था, क्योंकि पहली बार एक नॉन पॉलिटिकल आदमी एक अर्थशास्त्री करके या तो अर्थ मंत्री करके आ रहा था। और उसके पहले उनका नाम ही सुना था हमने कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर या तो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन। इसके अलावा उनका कोई ज़्यादा पॉलिटिकल कम्युनिटी से परिचय नहीं था। खुद मनमोहन सिंह साहब, वो उनका ये स्वभाव भी नहीं था। उसके बाद तो सब लोगों ने देखा कि आगे आगे करना और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय करवा देना, ज़बरदस्ती का कुछ बोलना। एक तो खुद वो मितभाषी थे जी। बहुत कम बात करते थे, यानी काम के लिए काम, और ज़्यादा बोलने की उनको आदत नहीं थी। हम सब लोग मजाक में हमेशा बात करते थे कि जिस दिन वो हंस देवे तो उस दिन वो दिन ऐतिहासिक हो जाता था। ऐसा उनका एक काम करने की पद्धत थी। तो 91 में वो मंत्री बने, तो सही में ये निर्णय की दाद देना चाहिए नरसिंह राव जी को, क्योंकि एक 91 में घटक दलों को साथ में लेकर, जिसे बोलते हैं ना कि तार पे चलने वाली कसरत, वो नरसिंह राव जी ने की। और उसमें एक और आगे जाके एक निर्णय ले लिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को अर्थ मंत्री किया। तो बाहर भी तो उसकी चर्चा थी, लेकिन हमारे भी पार्टी में, क्योंकि राव साहब का भी प्रधानमंत्री बनना, उसके लिए भी कई दावेदार थे। खुद शरद पवार जी ने उस वक़्त में उनसे कंपटीशन किया था, मतदान हुआ और उसमें राव साहब को ज़्यादा मत मिले तो वो प्रधानमंत्री हुए। तो ऐसे परिस्थिति में एक बहुत बड़ा निर्णय जो लिया वो नरसिंह राव जी ने, और वो अर्थमंत्री बने। लेकिन उस वक़्त में की जो परिस्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, यानी देश का जो इकोनॉमिक ग्राफ था वो इतना अच्छा नहीं था। और उस परिप्रेक्ष्य में उनको अर्थमंत्री और ये प्रधानमंत्री बने। हमारे यहाँ कई चीज़ों का शॉर्टेज था और उसको उभारने के लिए बहुत बड़ा एक कदम उठाना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग थी राव साहब और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। अब वो भी विद्वान आदमी थे, कई भाषाओं का उनको ज्ञान था, और दुनिया के राजनीति को समझने वाले अगर कोई थे, कंप्यूटर का यूज़ करने वाले राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में दो ही लोग थे, राव साहब और राजीव गांधी। तो दुनिया के साथ चलना हमको है, तो कुछ तो भी ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लेना चाहिए, ये भावना उस वक़्त में राव साहब की थी। उनके लिए उनके सामने एक ही आदमी आया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, और उसको अर्थमंत्री बनाया। और देखो आपने, दोनों का मिला जुला वो कार्यक्रम था ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण, आर्थिकीकरण, और ये अपने देश की ये जो एक अर्थव्यवस्था था उसको मुक्त करने की, कि दुनिया में जाओ, दुनिया को गले लगाओ। और वो हुआ उसका असर कि हम दुनिया के देशों में हमारे लोग जाने लगे, दुनिया के लोग हमारे यहाँ के उद्योग लगाने लगे, उससे चलन आया, उससे इन्वेस्टमेंट आया, बेकारी का ग्राफ, उसका मुकाबला करने के लिए हमको मदद हुई। और इस प्रकार से वो जो दौर था 91 to 96, ये एक क्रांतिकारी कदम इस देश के लिए, नॉट ओनली फॉर द कांग्रेस और ये राव साहब और मनमोहन सिंह साहब के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम हुआ 96 तक। अब 96 में जो भी हो, हम हार गए, फिर दूसरी सरकारें आई,
देवेगौड़ा आए, गुजराल आए, उसको समर्थन करने का काम। और तब से वो प्रधानमंत्री करके नहीं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने राज्यसभा में 98 से 2004 तक। और फिर 4 में जब पूरी कांग्रेस पार्टी, विशेष करके यूथ लोग, जब ये कह रहे थे कि अब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और ये मन का एक विश्वास हो गया कि अब सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर होने वाली है। और राष्ट्रपति भवन जब वो गए थे, कौन गया उसका कुछ किसी को जानकारी नहीं थी। उस वक्त में मैं फॉर्चुनेटली पार्लियामेंट्री पार्टी का सेक्रेटरी था जी। और जब सोनिया गांधी आएगी तो उनके अनाउंसमेंट करने का काम, उसका मीटिंग का संचालन मैं करने वाला था। मैंने ही किया, लेकिन रिजल्ट अलग था। सब लोगों ने बोला कि मैडम ने आपने होना चाहिए, तो उन्होंने पहले ही कहा कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं होंगी। और पूरा वहाँ का वातावरण बदल गया। तब किसी को मालूम नहीं था कि सोनिया जी के मन में क्या है, क्या कहने वाली है। अरे तो 18 लोगों के भाषण हुए उस वक्त में, 3 घंटे तक वो मीटिंग चली। इतना देर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, दैट वाज हिस्टोरिकल मीटिंग। और मैं फॉर्चुनेटली की तो वो मीटिंग का संचालन मैंने किया। और उस वक्त में लोगों ने कहा कि फिर आप नहीं तो कौन, आप क्यों नहीं बन रही है। यानी यूथ ने कहा, सीनियर लोगों ने कहा, जो सोनिया गांधी के लिए, और भावुक होकर कहा, कई लोग तो रोती है वहाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस देश जिस परिस्थिति में चल रहा है उसको चलाने के लिए काबिल इंसान की ज़रूरत है। और मेरी नज़र में कोई काबिल इंसान है तो उन्होंने आगे आना चाहिए, उनको हमने जिम्मेदारी देना चाहिए। लोगों ने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपसे जुड़ी यादें उनकी किस तरीके से रही है? आपने अभी बताया कि आपने ही बतौर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम को आगे किया था। नाम नहीं किया, मैं वो मीटिंग का संचालन किया। उस मीटिंग का आपने संचालन किया, तो आप पार्लियामेंट्री पार्टी का सेक्रेटरी मैं अकेला था, पार्लियामेंट्री पार्टी का सेक्रेटरी के नाते। और वो तो सोनिया जी का अधिकार था ना, यूपीए की चेयरमैन करके। तो ये बहुत बड़ा निर्णय, और फिर उनके मंत्रिमंडल में आने का मौका मिला। हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि मंत्रिमंडल में बतौर मंत्रिपरिषद के सदस्य आपके उनके साथ में संबंध किस तरीके से रहे? हम देखते हैं, जानते हैं कि आपके पारिवारिक समारोह में भी वो कई समारोह में उनकी शिरकत रही। और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि आर्थिक नियोजन जिस तरीके से बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा है, क्या उसकी वजह से मंत्रिपरिषद में रहते हुए कोई योजनाओं को लेके जाने में तो किसी तरीके की दिक्कत आई, या कुछ गुणा भाग उन्होंने योजनाओं को लेके, स्कीमों को लेके निकाला हो, और जिसमें वो एक तो यानी वो एक तो मितभाषी थे, बहुत कम चर्चा करते थे। उनका है ना काम में विश्वास था, यानी फालतू की बातें नहीं, लेकिन बातें जो करने का वो बहुत बुनियादी करते थे। जब ये मुझे मंत्री बनाया, तो ये जो मंत्रालय है, ये ऐसा नगण्य ऐसा मंत्रालय था कि नॉन कन्वेंशनल, अक्षय ऊर्जा वाला। हाँ, उसको नाम मैंने दिया अक्षय ऊर्जा। वो नॉन कन्वेंशनल मंत्रालय था। लेकिन उन्होंने बुलाकर जब मुझे शपथ दिलाई, और उसके बाद में वो महकमा बाद में जाहिर होता है, उसके बाद उन्होंने 1 to 1 चाय पे बुलाते हैं और बात करते। तो उन्होंने कहा कि विलास जी, आप राजनीति इतने साल, क्योंकि उनसे तो मैं वैसे भी सीनियर था, 80 में मैं आया, वो तो 91 में आए थे, आदमी बड़ा था, आगे बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि मुझसे सीनियर है, आपने कांग्रेस को देखा, इतने साल से आप कांग्रेस में काम कर रहे हैं, एक बार मंत्री भी थे, मैं राव साहब के साथ भी मंत्री, उनके भी मंत्रिमंडल में थे, और डॉक्टर साहब के साथ। तो उन्होंने कहा कि ये इसको आप छोटा मत समझिए, ये भविष्य का मंत्रालय है, ये भविष्य की ज़रूरत है, ये अक्षय ऊर्जा ही, ये 100 करोड़, उस वक्त 100 करोड़ लोगों की ऊर्जा है। इसलिए इसको आप जैसे युवा को मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ, और आने वाले समय ये अक्षय ऊर्जा का होगा। उसका नॉन कन्वेंशनल मंत्रालय था, मेरे मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मैंने उसका बदल कर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी किया, उसको मैंने अक्षय ऊर्जा नाम दिया। जो भी कर रहे वो प्रचार और प्रसार का था, तो उसको मैंने आगे बढ़ाने की बात की। 20 अगस्त को मैंने राजीव गांधी के जन्मदिन को लेकर उसको अक्षय ऊर्जा दिवस करके मैंने बना, मैराथन में करता था, दौड़ करता था, उसका प्रचार करने के लिए 2 प्रोग्राम में तो वो खुद आए थे हमारे प्रोग्राम में।
तो इस तरीके से उन्होंने कभी रुकावट नहीं डाली, कभी इंटरफेरेंस नहीं किया, कभी रॉब नहीं बताया, कभी ये नहीं किया। और जब भी अड़चन आई कि ऐसा हो रहा है, ये ऐसा होना चाहिए, तो जाके उन्होंने उसकी मदद की। मैं आपसे कहूँगा कि अभी जो हाइड्रोजन एनर्जी की बात करते हैं, तो वो हाइड्रोजन एनर्जी का जो रोड मैप ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, तो उसका चेयरमैन मैं था, रतन टाटा उसके उपाध्यक्ष थे। और देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये बजाज कंपनी के, मुंजाल के, हीरो कंपनी के, महिंद्रा के, और हमारे देश के मार्शल केयर, कस्तूरी रंगा, ऐसे सारे सदस्य और रतन टाटा मेरे उपाध्यक्ष थे। तो वो आज हाइड्रोजन एनर्जी की आज चलन बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर ये उनको मालूम था कि ये एनर्जी का कितना उपयोग होता है, वो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी। तो अपने कलीग पे विश्वास रखने का काम वो करते थे। कभी ऐसा भी हुआ कि आप कोई स्कीम लेके गए, उनको फिजिबल नहीं लगी और उस पर उन्होंने कैची चलाई हो? नहीं, एक तो था, अभी जिस प्रकार से ना हर मंत्रालय का इतना प्रचार होता है, काम कम और प्रचार ज़्यादा, उनका बाद में कांग्रेस पार्टी को भी रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये जाहिरातबाजी पे, अपनी खुद की जाहिरात करने पे आप लोगों ने कंट्रोल करना चाहिए। और उन्होंने सबकी जाहिरातें रोक दी। ऐसे इश्तहार नहीं निकलते थे कि प्रधानमंत्री की इश्तहार और मंत्रियों की, कभी नहीं। बहुत कर्टल करवाया उन्होंने, क्योंकि देश उस परिस्थिति से जा रहा था। आज तो फुल पेज की, यानी आप अखबार खोल के देखो तो अखबार वाले भी खुश है आज की, यानी मोदी सरकार जब से आई तो इतनी जाहिरातें मिलती, इतना नहीं था पहले। यानी काम हो जाए, इतना काम करने के बावजूद भी उन्होंने जाहिरात नहीं की। वो बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये अपन ने इतना करने के बाद अपन ने करना चाहिए था कि हम अपनी भी बात, उस बात पे उन्होंने कर्टल किया, बिकॉज देश की परिस्थिति वो गवारा नहीं करती थी। एक बड़ा ज़रूरी सवाल आपसे ये था कि आप मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे हैं, किसान आत्महत्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। खास पैकेज उन्होंने जो है वो अनाउंस किया, विदर्भ का दौरा किया, स्वामीनाथन आयोग जो है उनका स्वामीनाथन ने खुद दौरा किया और एक पैकेज का भी ऐलान किया। दौरे में मैं, शरद पवार जी, प्रफुल्ल पटेल, हम सब लोग यवतमाल जिले में गए थे। वो जुलाई महीने के 2006 को दौरा हुआ था, हम सब लोग गए थे उसके अंदर। तो वो हम लोग का ये आग्रह था कि आप एक बार देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ देखने के बाद ही तो वो किसानों के आत्महत्याओं को लेकर तो शरद पवार साहब का उसमें इनिशिएटिव था। लेकिन हमारा भी आग्रह था कि आप इधर तो कहीं भी जा सकते थे, किसानों की आत्महत्या तो होने वाले आंध्र में भी होती है, उड़ीसा में होती थी। लेकिन यहाँ वो आए, उन्होंने यवतमाल जिले का दौरा किया और उसके बाद में ये अपने राजभवन में मीटिंग हुई, तो उसके अंदर दो चीज़ें की। एक तो ये किसानों के आत्महत्या को लेकर, और दूसरा मिहान में ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का उसमें जो शेयर है वो एमएडीसी को ट्रांसफ़र करने का भी निर्णय उस दिन हुआ। यही राजभवन में उन्होंने किया था। तो उसके लिए मेरा उनके साथ था कि यहाँ भी ये एयरपोर्ट इस पर देना चाहिए, मिहान डेवलप होना चाहिए। दैट वाज माय परसुएशन। तो उन्होंने फिर उसको मान्यता दी थी। उनका जो एक तो आर्थिक उदारीकरण का, तो वो तो ऐतिहासिक काम है। उसके बाद प्रधानमंत्री करके, यानी ये राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड और मनरेगा और न्यूक्लियर के इशू पर तो 2009 को उन्होंने गवर्नमेंट को स्टेक पे लगा दिया था, क्योंकि कम्युनिस्टों ने हमारा साथ छोड़ दिया था, हम माइनॉरिटी में आ गए। और उस वक्त में बड़ी मुश्किल से समाजवादी पार्टी ने वक्त पे हमको मदद की करके हम उस वक्त तर गए अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुआ तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का ही एक हौसला था कि हम चुनाव में गए 2004 में और हमको 204 हमारे लोग चुन कर आए। तो दैट वाज हिज डिसीजन एंड हिज डेयर टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और उसके बाद में, यानी ये 3 बड़े कायदे, उसमें भी आई एम फॉर्चुनेट कि मैं मंत्री नहीं था, लेकिन जो अन्न सुरक्षा बिल जो बना है वो बिल मैंने ड्राफ्ट किया। अब ये बताने की चीज़ नहीं, लेकिन फूड एंड सिविल सप्लाई जो मंत्रालय, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन मैं था। और वो चेयरमैन के नाते ये अन्न सुरक्षा बिल हमने ड्राफ्ट किया और वो इंट्रोड्यूस किया। उसके लिए भी डॉक्टर साहब और सोनिया जी के बार बार फ़ोन आते थे कि विलास बहुत देर लग रही है, ये क्यों नहीं हो रहा।
तो मैंने उनको भी बोला कि डॉक्टर साहब, सारे अपोजिशन पार्टी के लोग उसके अंदर है, सबको हमको साथ लेके चलना पड़ेगा। उनके कई रिजर्व, स्वामीनाथन साहब भी हमारे कमेटी के सामने आए, अर्थ मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, यानी सारे मंत्रालय, क्योंकि सबका इन्वॉल्वमेंट था, पैसे लगते हैं इसलिए अर्थ मंत्रालय, रेलवे, ये अनाज को इधर से उधर ले जाना पड़ता है इसलिए रेलवे मंत्रालय। इतने लोगों से एविडेंस लेने के बाद वो ड्राफ्ट हमने तैयार किए 5 किलो का। कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे लोगों का था 7 किलो करो, हमने बोला 7 किलो करेंगे, इतना होता नहीं है। एक तो पैसे भी अगर हमने प्रोवाइड किए बाकी योजनाओं से लेकर, लेकिन इतना अनाज हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, दुनिया से लाना पड़ेगा, दैट वो कॉस्ट बढ़ेगी, ये सारी चीज़ों पे। लेकिन वो उनके दिल के पास था, यानी अन्न सुरक्षा बिल ये सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दिल के करीब था, इसलिए हम उसको पेश किए और वो पेश हुआ और लोगों को 5 किलो अनाज जो दुर्बल घटक है उनको मिलना शुरू किया। तो उसके पीछे वो एक ही भावना थी। जब वो बिल हुआ, उन्होंने एक ही कहा कि इस देश का कोई आदमी भूखा ना सोए, ये हमारी इच्छा है। यही उनकी मनोमन थी, इसलिए कि वो गरीबी से ऊपर आए थे और वो उनका वो जज्बा उस पर दिखा डॉक्टर साहब का। तो इस प्रकार से जिन्होंने इतिहास रचा, एक ही बात का दुख होता है, एक नए पैसे का भी जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया हो, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का काम ये बीजेपी ने किया। हमारे लोकसभा में सुषमा स्वराज और राज्यसभा में जेटली, ये दोनों ने बेबुनियाद आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन एक ईमानदार आदमी को बदनाम करके सत्ता में आने के लिए इन्होंने उसका उपयोग किया। क्या हुआ, अपने कोलगेट में उन पे आरोप किया और कोर्ट बोला कि 5 साल में यहाँ बैठा हो, एक आदमी उनके खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया, और प्रधानमंत्री रहे हुए आदमी को कटघरे में आपने लाया, कुछ नहीं हुआ। स्पेक्ट्रम में उन पे आरोप लगा, कुछ नहीं हुआ। तो एक ईमानदार आदमी की छवि खराब करने का काम ये बीजेपी वालों ने किया सत्ता में आने के लिए। लेकिन बीजेपी ने तो एक तरीके से जो अब की बीजेपी है या पहले की भी बीजेपी, मनमोहन सिंह ने जो काम किए हैं उसको कहीं ना कहीं इनिशिएट भी करती है और आगे बढ़ाने का भी काम जो है वो इस सरकार के दौरान हम देख रहे हैं। वो उनकी मजबूरी है भाई साहब। अन्न सुरक्षा बिल हमारा है, लेकिन उन्होंने अभी 5 किलो अनाज वो 80 करोड़ लोगों को देने के, तब से तो बंद हो जाना चाहिए। इनके सरकार आने के बाद उन्होंने इस पर टीका भी किया ना, देखो देश को आज़ादी मिलके इतने साल हो गए और अभी लोगों को इतना अनाज देना पड़ता, फिर आपने क्यों कंटिन्यू किया? आप तो फुकट दे रहे। हमने तो 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो आपने गेहूं की बात की, और आपने तो अभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त पे अनाज दे रहे, जिसमें इतना भ्रष्टाचार है, लोगों को मिल ही नहीं रहा है और उसका भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मनमोहन सिंह की जो नीतियां हैं वो आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। मनरेगा पर इन्होंने कितनी क्रिटिसिज्म किए कि देश को आज़ादी मिली और इनकी ये उपलब्धि है कांग्रेस की कि आज ये लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, ये उनको मजदूरी पे भेज रहे, फिर आपने इसको कंटिन्यू किया। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विलास मुत्तेमार, जो मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई अपनी यादों को हमारे साथ साझा कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।